नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को कानून और संविधान की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक लेकिन बेहद चिंताजनक फैसले की, जो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और राज्य सरकार के बीच टकराव को लेकर सुर्खियों में है। ये मामला न सिर्फ संवैधानिक संतुलन पर सवाल उठाता है, बल्कि भारत की संघीय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता को भी कटघरे में खड़ा करता है। अतः मेरा आज का ये वीडियो देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों के लिए है, विशेष रूप से राष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी दृष्टि रखने वाले मेरे मित्रों तथा कानून के क्षेत्र से जुड़े मेरे सभी साथियों के लिए तो ये विशेष आंकलन करने वाला है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में एक 414 पन्नों का बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल डॉक्टर RN रवि द्वारा 10 विधेयकों पर कार्रवाई न करने को गलत और गैरकानूनी ठहराया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके इन विधेयकों को स्वतः स्वीकृत भी मान लिया है। लेकिन मित्रों, सवाल यह है कि क्या यह फैसला संविधान की भावना का सम्मान करता है या ये एक खतरनाक मिसाल पेश कर रहा है। तमिलनाडु सरकार का आरोप था कि राज्यपाल ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित इन विधेयकों पर महीनों तक टालमटोल की, जिससे विधानमंडल का काम ठप हो गया। लेकिन क्या राज्यपाल का रुख वाकई गलत था या उनके पास ठोस संवैधानिक आधार भी था? चलिए पहले उन 10 विधेयकों या बिलों पर नजर डालते हैं जिन्हें लेकर के यह विवाद खड़ा हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने इनके जरिए अपनी प्रशासनिक और विधायी स्वायत्तता को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इनका राष्ट्रीय हित पर असर चिंता का विषय है। सबसे पहला था नीट बिल। यह केंद्र की नीट परीक्षा को हटाकर मेडिकल प्रवेश के लिए राज्य बोर्ड की परीक्षा को आधार बनाना चाह रहे थे। मित्रों, नीट एक राष्ट्रीय मापदंड है जो ग्रामीण, शहरी और अमीर गरीब के बीच भेदभाव कम करता है। यह बिल राष्ट्रीय शिक्षा नीति से टकराता है और अन्य राज्यों के लिए एक गलत मिसाल भी पेश करता है। कुलपति नियुक्त बिल। यह विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त से राज्यपाल की भूमिका को ही हटाता है। यह बिल पेश किया था तमिलनाडु ने, जिससे विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार बन सकते हैं, राजनीति का अखाड़ा बन सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु की सरकार चाह रही थी कि सारे विश्वविद्यालयों में उन्हें कुलपति की नियुक्ति का अधिकार मिले। GST संशोधन बिल। यह बिल राज्य के GST ढांचे को केंद्र से स्वतंत्र कराने की कोशिश करता है, जो राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण को कमजोर कर सकता है। मतलब ये चाह रहा था कि हमारा अपना GST से अलग मतलब हो जाए। कृषि विपणन संशोधन बिल। यह APMC को राज्य स्तर पर नियंत्रित करता है, जो केंद्र की कृषि सुधार नीतियों से टकराता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिलों में कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल, शहरी नियोजन बिल, पंचायती राज बिल, भूमि सुधार बिल और मत्स्य विश्वविद्यालय से जुड़े बदलाव भी शामिल हैं, जो सरकार को मनमाना नियंत्रण देते हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य तमिलनाडु को केंद्र से स्वतंत्र एवं समानांतर ढांचा देना ही माना जा सकता है। लेकिन मित्रों, प्रश्न उठता है कि क्या बहुमत के आधार पर कोई राज्य राष्ट्रीय नीतियों को दरकिनार कर सकता है? संविधान राज्यों को स्वायत्तता देता है, पर यह असीमित नहीं हो सकती। चलिए अब बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका की, कि जब भी राज्य सरकार द्वारा कोई विधेयक अपनी विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तब संविधान का अनुच्छेद 200 स्पष्ट रूप से राज्यपाल को 3 विकल्प देता है। पहला विकल्प है विधेयक को स्वीकृति देना। दूसरा विकल्प है कि पुनर्विचार करने के लिए उसे वापस लौटा देना। और तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति के विचार करने के लिए उसे सुरक्षित अपने पास रख लेना। राज्यपाल ने 12 में से 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा और बाकी 10 पर अपनी सहमति रोक दी। तमिलनाडु सरकार इसे टालमटोल कहती है, लेकिन क्या यह उनका संवैधानिक कर्तव्य नहीं था? यह एक प्रश्न तो खड़ा ही होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि नीट बिल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कमजोर करता है और अन्य राज्यों के लिए असमानता पैदा करता है। कुलपति नियुक्ति बिल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खतरे में डालता है। अगर कोई विधेयक केंद्रीय कानून
संविधान के मूल ढांचे या राष्ट्रीय हित से टकराता है तो राज्यपाल का तो एक कर्तव्य है कि वह उसे राष्ट्रपति के पास भेजे। फिर कोर्ट ने इसे अवैध क्यों ठहराया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अगर विधानसभा विधेयक दोबारा पारित कर दे तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी ही होगी। यह निर्णय राज्यपाल को मिले तीसरे विकल्प अर्थात राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने वाला जो विकल्प था उसको लगभग निष्प्रभावी कर देता है। इस निर्णय ने निष्प्रभावी कर ही दिया है। क्या यह संवैधानिक प्रावधानों की मनमानी व्याख्या नहीं है? यह प्रश्न मैं अपने दर्शकों से कर रहा हूं। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सेतु हैं और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, ना कि वो महज एक रबर स्टैंप है। अब कोर्ट के सबसे विवादास्पद कदम पर आते हैं। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके 10 विधेयकों को स्वतः स्वीकृत मान लिया है। अनुच्छेद 142 कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन क्या यह राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को दरकिनार करने वाला निर्णय नहीं माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल ने जानबूझकर देरी की। ठीक है, हम मान भी लेते हैं। हम यह भी मानते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वह अपनी मर्जी से राज्यपाल नियुक्त करती है, लेकिन बिलों को स्वतः पास मान लेने की कोर्ट की व्याख्या संवैधानिक अतिक्रमण तो नहीं है? यह भी तो प्रश्न खड़ा होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को जल्दी फैसला लेने का आदेश नहीं दे सकता था? इसके बजाय कोर्ट ने खुद विधेयकों को पास कर दिया। क्या यह उचित निर्णय माना जाएगा? भाई, कोर्ट कह सकता था कि ठीक है, राज्यपाल दोबारा इस पर पुनर्विचार कर ले, देख लें, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 142 के अंतर्गत इसे मान लिया। प्रश्न यह भी उठता है कि यदि राज्य सरकार द्वारा बिल दोबारा पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उन्हें दोबारा पास किए हुए बिल को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी, परंतु राष्ट्रपति के लिए तो यह नियम नहीं है। राष्ट्रपति के लिए तो यह नियम नहीं कि उन्हें सहमति देनी ही पड़ेगी। फिर जिन बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए संदर्भित किया गया हो वह इस निर्णय से भी पास माने जाएंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति के अधिकारों पर भी निर्णय देने का अधिकार है? यह प्रश्न भी एक खड़ा हो रहा है। मित्रों, ये एक खतरनाक मिसाल है। अगर कोर्ट संवैधानिक प्रक्रियाओं को बाईपास करने लगेगी तो लोकतंत्र का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मेमोगेट कांड 2011 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी शक्तियां ले ली थी, जिसने लोकतांत्रिक जवाबदेही को ही कमजोर कर दिया था। तो क्या भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जर्मनी, इटली, एंटीगुआ, पाकिस्तान और यूएस का उल्लेख किया है, जबकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 75 और यूएस संविधान के अनुच्छेद 1 को उद्धृत करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यदि बिल पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसे स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। अब देखिए, यहां पर दूसरे देशों का उदाहरण लिया गया है और बाद में कहते हैं कि दूसरे देशों का हमसे मतलब नहीं है। मित्रों, इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमाएं तय कर दी हैं। फैसले में कहा गया है कि विधेयक पर फैसला 1 से 3 महीने के अंदर लिया जाना चाहिए, लेकिन मित्रों, संविधान में तो ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित ही नहीं की गई। अंबेडकर जी ने अपने संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के जितने जल्दी हो सके को आधार बनाया है, पर यह व्याख्या क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है? यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोर्ट ने खुद कानून बना लिया हो। इससे राज्यपाल का विचार विमर्श का समय कम हो जाएगा और जटिल विधेयकों पर जल्दीबाजी में फैसले भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को विधेयकों पर विचार की पूरी स्वतंत्रता देता है। कोर्ट का समय सीमा थोपना उनकी शक्तियों को भी सीमित करता है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ मामले 2017 में भी ऐसी ही समय सीमाओं ने राजनीतिक अस्थिरता बढ़ा दी थी। क्या भारत में भी यह कदम हमारे संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है? यह कमजोर करेगा? अब बात करते हैं भारत के संघीय ढांचे की। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को ज्यादातर मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी, लेकिन मित्रों, राज्यपाल सिर्फ राज्य के नहीं, केंद्र और राज्य के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के कानून राष्ट्रीय हितों और संविधान के अनुरूप हों। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं, लेकिन जब विधेयक संविधान के मूल ढांचे या राष्ट्रीय हित को चुनौती देता है तब उनका विवेक महत्वपूर्ण हो जाता है।
संविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम से अपने विवेक शब्द को हटा करके ये स्पष्ट कर दिया था कि उनकी शक्ति सलाह के अधीन है, पर पूरी तरह बंधी हुई नहीं है, यह भी नहीं कहा था। विवेक शब्द हटाया जरूर था। कोर्ट ने इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने को अस्तित्वहीन ठहराया। लेकिन अगर कोई विधेयक अनुच्छेद 254(2) के तहत केंद्रीय कानून से असंगत है तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। यह फैसला राज्यों को ज्यादा ताकत दे सकता है, जो सहकारी संघवाद को कमजोर कर सकता है। मित्रों, एक और विचारणीय बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के विवेक को असंवैधानिक ठहराया, लेकिन खुद कई बार अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। जैसे 39वीं और 42वीं संशोधन जब संविधान में हुई थी, जब संसद ने न्यायिक समीक्षा को सीमित करने की कोशिश की थी, कोर्ट ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ ठहराया था और उसको पलट दिया था, अपने विवेक का इस्तेमाल किया था। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को हटाने के खिलाफ कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। अगर कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए खुद विवेक का इस्तेमाल कर सकता है तो वह राज्यपाल को क्यों नहीं दे सकता है? उसको कैसे रोक सकता है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मापदंड नहीं है? तमिलनाडु का बार बार राष्ट्रीय नीतियों को चुनौती देना, चाहे वो नीट परीक्षा हो, जीएसटी मामला हो, कुलपतियों की नियुक्तियों का मामला हो या रुपए के लिए हिंदी चिन्ह के प्रयोग का विरोध हो, यह एक खतरनाक संकेत देता है। मित्रों, तमिलनाडु वही राज्य है जहां डीवीएसी, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन जैसी एजेंसियों का सत्ताधारी दल द्वारा बहुत दुरुपयोग किया गया है और ये कोई नई बात नहीं रही है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने राज्य के कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले थे और जो उनकी सरकार के डीवीएसी ने बंद कर दिए थे, उन सभी मामलों को दोबारा खोलने के आदेश दिए हैं, अभी दिए थोड़े दिनों पहले। ऐसे में राज्यपाल की स्वतंत्र भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और अगर हर राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा तो राष्ट्रीय एकता भी तो खतरे में पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, लेकिन राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं। अगर कोई राज्य सरकार बहुमत के दम पर ऐसा कानून बनाए जो राष्ट्रीय प्रतीकों, आपराधिक कानूनों या शिक्षा नीति को तोड़े तो क्या होगा? यह प्रश्न खड़ा हो रहा है। उदाहरण ले लीजिए कि अगर तमिलनाडु सरकार बहुमत के आधार पर एक कानून पास कर दे कि उनके राज्य तमिलनाडु में 18 साल से कम उम्र की शादी वैध मानी जाएगी, तो क्या फिर ये बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होगा? क्या ये बच्चों के लिए बनाए गए कानून पॉक्सो एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे केंद्रीय कानूनों की वैधता को चुनौती नहीं देगा और ये राज्य में तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? तो क्या ये जायज निर्णय होगा? अगर कोई राज्य देश द्वारा स्वीकार किए गए रुपए के चिन्ह को बदल दे तो क्या यह स्वीकार किया जाएगा या देश की जनता इसे स्वीकार करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के कदम को गलत ठहराया, लेकिन क्या राष्ट्रपति की भूमिका को नजरअंदाज करना सही है? मित्रों, लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं चलता, वह संविधान, राष्ट्रीय हित और संतुलन से चलता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तकनीकी रूप से सही हो सकता है या तकनीकी रूप से सही लग सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय हित और संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला है। तमिलनाडु सरकार की मनमानी और कोर्ट की एक तरफा व्याख्या ने राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका को कमजोर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उदाहरण दिया है और कहा है कि हिंदू कोड बिल विधेयक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी सहमति नहीं दी, परंतु जब भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सेटलवाद से परामर्श लिया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति की भूमिका ब्रिटिश सम्राट के समान है और उन्हें संवैधानिक प्रतीक के रूप में कार्य करना अपेक्षित है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य करने का कोई अधिकार नहीं। राजेंद्र प्रसाद जी ने इस राय को सम्मान और उदारता के साथ स्वीकार किया, जिससे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने 414 पन्ने का जो उन्होंने निर्णय दिया है उसमें इसको उद्धृत किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अंबेडकर जी के 1949 के भाषण के अंश को भी उद्धृत किया है, जिसमें अंबेडकर जी ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग खराब हों तो वह बुरा सिद्ध होगा। वहीं यदि कोई संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उसे क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे हों तो वह अच्छा सिद्ध हो सकता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे संविधान ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को औपचारिकता के लिए बनाया है या खाली वो रबड़ स्टैंप ही बनाया है? फिर वे कैसे संवैधानिक संतुलन के रक्षक हैं? फिर उन्हें रक्षक कैसे कह सकते हैं आप कि वो संविधान के रक्षक भी हैं?
अगर कोई राज्य राष्ट्रीय नीतियों को चुनौती देता है तो उनका हस्तक्षेप जरूरी है। कोर्ट को भी अपनी व्याख्या में इस सिद्धांत को प्राथमिकता देनी ही चाहिए थी। यह भारत का संविधान है, यह अंग्रेजों के सम्राटों का संविधान नहीं है, यह विदेशों का संविधान नहीं है। भारत की व्यवस्था अलग है। बहरहाल यह भी एक इतिहास बना कि तमिलनाडु सरकार ने 12 अप्रैल 2025 को इन 10 विधेयकों को कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया, जो भारत में पहली बार बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ये कानून लागू हो गए हैं। मित्रों, आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संवैधानिक संतुलन को तोड़ने वाला है? क्या तमिलनाडु का रवैया राष्ट्रीय नीतियों के साथ जानबूझकर टकराने वाला है? क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प बनाकर रखना सही है? मित्रों, आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।